नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज की। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज की स्थिति क्या है, इस बात का सबूत इसी से मिलता है कि पूरे देश भर में एक्सप्रेसवेज का जो नेटवर्क है उसकी आधे से अधिक हिस्सेदारी यानी आधे से अधिक एक्सप्रेसवेज सिर्फ यूपी में है। 5-6 एक्सप्रेसवेज पहले से उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, जिनमें नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अब इसमें नया और सबसे बड़ा नाम जोड़ने जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें डबल इंजन की सरकार इन दोनों के साथ आते ही कहा जाता है, उसका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था लंबे समय से। और आपको याद होगा कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे तो आचार संहिता लागू होने से कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। और यूपी में जब 2027 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो वही इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। 594 किलोमीटर वाले इस एक्सप्रेसवे को इस समय मौजूदा समय में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा एक एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। और निर्माण के बाद जब वो पूरा होगा तो उसकी लंबाई इससे भी अलग होगी, और वो एक्सप्रेसवे है शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे। तो ये सारे फैक्ट्स तो आपको पता ही होंगे कि एक्सप्रेसवे पे कितना टोल होगा, क्या सुविधाएं होंगी, कहाँ से कहाँ तक को ये जोड़ेगा। लेकिन हम बात करते हैं एक्सप्रेसवेज की पॉलिटिक्स पे, कि राजनीति को साधने का भी क्या कोई माध्यम बनते जा रहे हैं ये नई नई सड़कें या एक्सप्रेसवेज। अखिलेश यादव जब से सत्ता से बाहर हुए, यानी साल 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी, तब से लेकर अब तक जब भी वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं तो उसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जिक्र जरूर करते हैं। और तो और भाजपा की सरकार में बने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हों या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हों, इन सबको लेकर वो भाजपा पर हमले भी करते हैं कि जो गुणवत्ता आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में सपा की सरकार ने दी, वो गुणवत्ता भाजपा की सरकारों में इन एक्सप्रेसवेज को नहीं मिली, जिनमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो। यानी पॉलिटिक्स की एक बड़ी धुरी ये एक्सप्रेसवेज हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे के सहारे भाजपा कौन से राजनीतिक समीकरण साधेगी? और ऐसा पहली बार हो रहा है जब उत्तर प्रदेश के दो हिस्से जो कि बहुत दूरी पे थे, जहाँ की भाषा, जहाँ की संस्कृति, जहाँ के रीति रिवाज ज़्यादातर मेल नहीं खाते, उनको ये जोड़ रही है सड़क। यानी दो संस्कृतियों का भी संगम है। मेरठ से शुरू हुआ गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज तक पहुंच रहा है। रास्ते में 12 जिलों से होकर ये सड़क गुजरेगी, जिनमें हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, संभल, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ के रास्ते प्रयागराज ये सड़क पहुंचेगी। शाहजहांपुर में एक 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जैसा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सुल्तानपुर में बनाई गई है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में उन्नाव के पास बनी है। इन एयर स्ट्रिप्स को इसलिए बनाया जाता है कि कभी लड़ाई लगी तो इन पे एयरफोर्स के जहाज, लड़ाकू विमान उतर सकेंगे और यहाँ से उड़ान भर सकेंगे। खैर भगवान न करे इसकी कभी नौबत आए, लेकिन आए दिन रिहर्सल होते रहते हैं। तो बात फिर से लौट कर आते हैं इनकी पॉलिटिक्स पे। तो पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ने वाली इस सड़क के माध्यम से क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश कर रही है? 2-3 राजनीतिक प्रभाव तो इसके फौरी तौर पर ही दिखाई देते हैं। मसलन अखिलेश यादव जो बार बार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण का क्रेडिट लेते हैं और उसे अपनी सरकार की बहुत बड़ी सफलता बताते हैं, क्या गंगा एक्सप्रेसवे के बाद भी वो इस मोर्चे पर भाजपा सरकार की मुखालफत कर पाएंगे? या क्या इन एक्सप्रेसवेज का मुद्दा वो फिर से अपनी बातों में उठा पाएंगे? जाहिर तौर पर गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अखिलेश यादव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेकर जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं वो डाइल्यूट होगा। लेकिन पश्चिमी यूपी के कौन से ऐसे राजनीतिक
समीकरण हैं या राजनीतिक मुद्दे हैं जिनको इस एक्सप्रेसवे से एड्रेस करने की भाजपा कोशिश करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही दिखता है कि मेरठ और उसके आसपास के सभी जिलों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों में काम किया है, ऐसा लग रहा है कि मेरठ बहुत जल्द नोएडा या गाजियाबाद की तरह एक सैटेलाइट शहर होगा और नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के आसपास जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के कारण कंजेशन पैदा हुआ है, अब मेरठ के आसपास चाहे वो संभल हो, बुलंदशहर हो, गढ़मुक्तेश्वर हो, इन सब जिलों में पैर पसारने के लिए बहुत बड़ी संभावना खुल जाएगी इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद। लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो मेरठ और उसके आसपास के ज़िले में आएंगी, बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा और हज़ारों लोगों को यहाँ नौकरियाँ भी मिलेंगी। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा होगा 2027 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं उनके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो धीरे धीरे डेवलप हो ही रहे हैं। यदि आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कर लें तो कितने बड़े वेयर हाउसेज इस एक्सप्रेसवे के किनारे खुले हैं। तो जाहिर तौर पर वेस्टर्न यूपी में भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है उसको भी कंट्रोल करने की बीजेपी इस सड़क के माध्यम से कोशिश करेगी। उसका किला कितना मजबूत रहा है ये लोकसभा चुनाव में दिखा है और यही वजह है कि मेरठ को कई सारी सौगातें दी गई हैं, पश्चिमी यूपी को कई सारी सौगातें दी गई हैं, वहाँ प्रधानमंत्री की रैलियाँ हो चुकी हैं और अब इस एक्सप्रेसवे के सहारे भी बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरीके से पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाए जाने की मांग लंबे समय से होती रही है और मायावती ने ये मांग पिछले दिनों दोहराई भी थी, इसको भी डाइल्यूट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब दूरी का कोई संकट नहीं रह जाएगा तो उस आधार पर कि शासन तंत्र, सत्ता तंत्र चलाने के लिए पश्चिमी यूपी के लोगों को लखनऊ की ओर देखना पड़ता है, अब तो ऐसा नहीं होगा। इस एक्सप्रेसवे के बाद दूरी इतनी सिकुड़ जाएगी कि जो यात्रा 15 से 18 घंटे में हुआ करती थी वो यात्रा अब 5 से 6 घंटे में होगी, यानी पश्चिमी यूपी से लखनऊ बहुत ही एक्सेसिबल हो जाएगा। तो लोगों का ये भी मानना है कि इस मुद्दे की काट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रही बात पश्चिमी यूपी के एक दूसरे मसले की, जिसमें लंबे समय से ये मांग रही है कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाए। अब क्या मेरठ से प्रयागराज के बीच जहां हाई कोर्ट है वो दूरी 5-6 घंटे में सिमट जाने के कारण क्या इस मुद्दे को भी डाइल्यूट माना जा सकता है? कुछ लोग इसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में भी बोलते हैं। पक्ष वाले लोगों का कहना ये है कि लोगों को पहले से ज़्यादा सुविधा होगी प्रयागराज अपने मुकदमों की सुनवाई में जाने के लिए, जबकि विपक्ष के जो इसके समर्थन में नहीं बात करते उनका ये कहना है कि इससे आम जनमानस को बहुत लाभ नहीं होगा। उनको तब भी मुकदमे के लिए प्रयागराज अपने ही माध्यम से या सरकारी माध्यम से जाना होगा, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे पे महंगी यात्रा क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? तो जाहिर सी बात है वो अभी भी ट्रेन और बस का ही सहारा लेंगे। तो मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर तो मिक्स रिएक्शन आते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिन 12 जिलों में बड़े पैमाने पर इस सड़क के लिए ज़मीन अधिग्रहित की गई है, वहाँ जिस तरीके से हज़ारों करोड़ रुपए मुआवजे में बटे होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उन इलाकों में एक बड़ा डेवलपमेंट अगले कुछ सालों में देखने को मिल सकता है। और जैसा कि सरकार ने बताया भी है कि किस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे फार्मा इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक तैयार किया जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा सुविधाएं पैदा होंगी, नौकरियां पैदा होंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा और आसपास के इलाके का विकास भी होगा। अब बात आती है कि जो एक्सप्रेसवेज पहले से यूपी में संचालित हैं उनका कितना आउटपुट यात्रा के अलावा मिल पाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बने लगभग 5 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उसके किनारे कोई बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट उसके किनारे लगी हो ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो जाहिर तौर पर इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा कि एक्सप्रेसवेज के निर्माण के समय
यातायात के अलावा उसके जो फायदे गिनाए जाते हैं उस पर भी उसी रफ्तार से फोकस किया जाए। तो एक्सप्रेसवेज को लेकर यूपी में पॉलिटिक्स कोई नई नहीं है। 2027 के चुनाव में भाजपा की सरकार अपने डेवलपमेंट के नारे को और मजबूत करते हुए इसको भी गिनाएगी और बहुत जल्द जब शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे खुल जाएगा जो अभी निर्माणाधीन है तो उसको भी सरकार अपने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर पेश करेगी और तब शायद ही किसी विपक्षी नेता के पास इस तरीके के मुद्दे पर भाजपा को काउंटर करने की कोई बात रह जाएगी। तो आप भी कभी सफ़र का आनंद लीजिए और ये तौलने की कोशिश करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतने एक्सप्रेसवेज हो गए हैं कि अब ये तुलना करना बेहद ज़रूरी है कि किसका एक्सप्रेसवे किस पे भारी है। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।